एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए क्लास 10th की सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बिहार बोर्ड का जो अपना चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं, उसका पार्ट 2 कराने वाली हूँ। पार्ट 1 जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 ज्वाइन ना किया हो, पार्ट 1 ना देखा हो, तो एक बार पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं रोजगार एवं सेवाओं का पार्ट 2। तो कल तक हमने क्या देखा था? कल तक हमने देखा था सेवा क्षेत्र का महत्व, देखा था सेवा क्षेत्र का योगदान देखा था। अब आज देखते हैं हम रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की क्या भूमिका है, यानी कि सेवा क्षेत्र जो है किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा देता है, किस तरीके से नए नए रोजगार का सृजन करता है, नए नए रोजगार का निर्माण करता है। चलिए देखें तो अपन ने सेवा के 2 क्षेत्र पढ़े थे। एक क्षेत्र पढ़ा था सेवा का सरकारी क्षेत्र और दूसरा पढ़ा था गैर सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में जो है जो इनकम होती थी सरकारी क्षेत्र से होती थी, और गैर सरकारी क्षेत्र में जितनी भी इनकम होती थी वो गैर सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से होती थी। अब हम देखें कि सेवा का क्षेत्र सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, दोनों ही परिस्थिति में रोजगार का सृजन होता है। यानी कि रोजगार जो है सेवा क्षेत्र के माध्यम से तो होता ही है, अन्य क्षेत्रों के माध्यम से भी होता है, लेकिन सेवा क्षेत्र का योगदान रोजगार में ज्यादा होता है। चाहे वो सेवा का क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र गैर सरकारी सेवा क्षेत्र हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात देखें हम कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल, अब जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाएंगी। व्यक्ति बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान बढ़ रहे हैं, तो आवश्यकताएं भी बढ़ती जाएंगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो आवश्यकता की पूर्ति तो करना ही होगी। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विस्तार हो रहा है, और उद्योगों का विस्तार होने से क्या होगा? सेवाओं का भी विस्तार होगा, यानी कि सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखें कि रोज नए नए कल कारखाने खोले जा रहे हैं। इन कल कारखानों को चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का भी विकास किया जा रहा है। यानी कि कोई भी कारखाना खोला जाए तो कारखाना ऐसे ही तो खुल नहीं जाएगा, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो आधारभूत संरचनाएं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो भी डेवलप करना पड़ेगा, वो भी लगाना पड़ेगा। तो इधर पर वही बात करी जा रही है कि सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारखाने खोले जा रहे हैं, और उन कारखानों को चलाने के लिए जो है आधारभूत संरचनाओं का भी विकास किया जा रहा है। अब जब आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, कारखाने खुलेंगे, तो सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही। चलिए उसके बाद देखें कि संरचनाओं के विकास के लिए हमें प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षितों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 3 तरीके की बातें की गई हैं। 3 तरीके की कौन कौन सी बातें की गई हैं? प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। यानी कि एक तो प्रशिक्षित व्यक्ति हो, यानी कि शिक्षित व्यक्ति हो, उन्हें सब चीजें आती हो। एक दूसरी चीज अर्ध प्रशिक्षित, आधे प्रशिक्षित हो, ठीक है, मतलब आधा ज्ञान हो उन्हें। तीसरी चीज है अप्रशिक्षित। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी कि जो शिक्षित ना हो। अब जो शिक्षित व्यक्ति हैं, यानी कि पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जो पहली कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनका जो है उनका जो पद है किसी कंपनी में, किसी उद्योग में, किसी कारखाने में अलग रहेगा। हो सकता है वो मैनेजर की भूमिका निभा रहे हो, उनका स्वयं का कारखाना हो। ठीक है, उसके बाद देखें अर्ध प्रशिक्षित, कुछ अर्ध प्रशिक्षित व्यक्ति भी होंगे जो सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं यहाँ पे। तो अर्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों की अलग भूमिका होगी, जो काम उनके काबिल होगा वो काम उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दिया जाएगा। और
जो शिक्षित नहीं है यानी कि अप्रशिक्षित व्यक्ति हैं, इनको अपन कैटेगरी 3 कर लेते हैं। तो जो थर्ड कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो थर्ड कैटेगरी के व्यक्ति हैं, अप्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनका रोल या उनकी भूमिका अलग होगी, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेवा में या किसी भी संरचना के विकास के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी होती है, अर्ध प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी होती है, और साथ ही साथ अप्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी होती है। यही प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोग मानव पूंजी के धरोहर होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मानव पूंजी क्या होती है। मानव पूंजी आप और हम हैं, बस हम में कौन कौन सी योग्यताएं हैं। किसी में कुछ ज़्यादा योग्यताएं होंगी, किसी में कुछ कम होंगी, किसी में उससे कम योग्यताएं होंगी। तो जो भी मानव के पास उसकी स्वयं की पूंजी है, उसका उपयोग करके वो किस तरीके से खुद के रोजगार का सृजन कर सकता है। तो यही बात इस लाइन के माध्यम से, यहाँ पे इस पॉइंट के माध्यम से समझाई गई है। आगे देखें मानव पूंजी को सबल बनाने हेतु हमें शिक्षा क्षेत्र के विकास पर व्यापक स्तर पर प्रयास करना होगा। यानी कि मानव पूंजी को हमें बहुत अच्छा बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है। तो कैसे बना पाएंगे? यानी कि जो अप्रशिक्षित लोग हैं, अर्ध प्रशिक्षित लोग हैं, इनको और ज़्यादा मजबूत बनाना है। मान लो कि अप्रशिक्षितों को अर्ध प्रशिक्षित बनाना है, अर्ध प्रशिक्षित को प्रशिक्षित बनाना है, तो क्या किया जाएगा भाई? शिक्षा के स्तर में हमें जो है थोड़ा बढ़ोतरी लानी होगी, हर व्यक्ति को शिक्षा करना होगा, शिक्षा क्षेत्र का विकास करना होगा। जितना ही शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, उतना ही अधिक मात्रा में मानव बल का प्रयोग आधुनिक उद्योग धंधों में किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, वो उतनी ही स्वयं की मानव पूंजी अधिक उद्योग धंधों में लगा पाएगा, उतनी ही अधिक मानव पूंजी उद्योग धंधों में उतने अच्छे तरीके से लगा पाएगा, जिससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास होगा। उसके बाद हम देखें क्या होगा, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से मानव पूंजी का जो है योगदान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी। ठीक है, चलिए अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो है भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस पे अपन थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं। तो जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, यानी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो भी रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चलाए, उनका कार्यान्वयन या उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो योजनाएं भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई हैं, वो योजनाएं कहीं कहीं राज्य स्तर पर भी चल रही हैं। जैसे कि काम के बदले अनाज योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, उसके बाद ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसके बाद है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, उसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, उसके बाद जो है जवाहर रोजगार योजना है। ऐसी ही कई योजनाएं, अन्य योजनाएं भी हैं, दूसरी भी योजनाएं हैं। इन योजनाओं की तरह जो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी काम कर रही हैं और लोगों को रोजगार दे रही हैं, रोज काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि काम के बदले अनाज योजना का नाम ही ऐसा रखा गया कि लोग अट्रैक्ट हों, यानी कि आप काम करो और काम के बदले हम तुम्हें अनाज देंगे। तो काम के बदले अनाज, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, साथ ही काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो इसी तरीके की कई सारी अन्य योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसके माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने स्तर पर अपने देशवासियों के लिए, अपने राज्य के निवासियों के लिए रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ठीक है, चलिए स्वयं सहायता समूह इसी में शामिल है। स्वयं सहायता समूह के बारे में बहुत डिटेल में हमने
पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पिछला चैप्टर एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह क्या होता है? स्वयं सहायता समूह जो है 15 से 20 सदस्यों का एक समूह होता है, जिसमें अधिकांश तौर पर महिलाएं शामिल होती हैं। ये क्या करती हैं? अपना एक छोटा सा खुद का काम करती हैं, छोटा सा एक खुद का उद्योग चलाती हैं और काम करके खुद की मदद तो करती हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की मदद करती हैं। और जितने भी व्यक्ति उस स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं, उनकी भी मदद करती हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस तरीके से होता है उस तरीके से समूह के माध्यम से एक दूसरे की मदद की जाती है। ठीक है, नरेगा या मनरेगा ये भी है एक, जिसका काम है क्या है? मजदूरी देना। ठीक है तो उपरोक्त सेवाओं के माध्यम से देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सरकार भी अपने स्तर पर, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर अपनी तरफ से लोगों को कई योजनाओं के माध्यम से, कई कार्यक्रमों के माध्यम से जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर करके और अपनी तरफ से सेवाएं प्रदान करके कि आप आओ, आप काम करो, इस योजना के तहत काम करो, खुद का भी खर्चा चलाओ, अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालो, साथ ही साथ देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दो। तो इतनी बात समझ में आई कि रोजगार बनाने में सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है। अब देखते हैं हम भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, यानी कि भारत ने विश्व के अन्य देशों को कौन कौन सी सेवाएं दी हैं, भारत की भूमिका विश्व के लिए, विश्व के अन्य देशों के लिए अपनी सेवा देने में किस तरीके से रही है। तो इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। तो देखते हैं कि भारत ने विश्व के अन्य देशों को किस तरीके से सेवाएं दी हैं और भारत में कितनी क्षमता है, इसके माध्यम से हमें ये सारी चीजें भी पता लग जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखें, 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है, बिल्कुल रहा है। उसके बाद देखें कि इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था। इंग्लैंड की स्वास्थ्य सेवा यानी कि मेडिकल सर्विसेज में और ट्रांसपोर्टेशन में भारतीय श्रम शक्ति का योगदान रहा है। उसके बाद देखें संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी में आज भी भारतीय श्रम शक्ति के योगदान को सभी लोग स्वीकार करते हैं। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अंतरिक्ष विज्ञान है, स्पेस साइंस है और टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें भारतीयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद देखें श्रम शक्ति के इसी योगदान के कारण पहले जहां बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, वहीं दक्षता और ज्ञान की वृद्धि के कारण अब जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि भारत एक ऐसा देश है, पूरे विश्व का ऐसा देश है जो वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान के समय में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो एक समय भारत की जनसंख्या को अभिशाप माना जाता था कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है तो भारत देश अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण कैसे कर पाएगा, उसको रोजगार कैसे दे पाएगा, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएगा। तो जब इन सब समस्याओं को यानी कि जनसंख्या वृद्धि को जब एक अभिशाप के रूप में माना जाता था, तो वहीं दूसरी ओर जब हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या की जो श्रम शक्ति है, जब वो दूसरे देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है श्रम सेवा के रूप में, श्रम शक्ति के माध्यम से, तो उसमें क्या हुआ कि अब जो है जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, ना कि एक अभिशाप के रूप में। क्योंकि भारत की श्रम शक्ति इतनी मजबूत श्रम शक्ति है कि जिसने कई देशों को अपनी सेवाएं दी हैं, अपनी मानव पूंजी और अपनी श्रम शक्ति के माध्यम से। चलिए आगे देखें। तो
कहा जाता है और ऐसा सच में है भी कि भारत जो है युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या जो है भारत में ही मौजूद है। तो आज भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है। क्योंकि अपेक्षाकृत यहाँ संपूर्ण जनसंख्या में ऊर्जावान युवा वर्ग की संख्या अधिक हो गई है। यानी कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है वर्तमान में। यह विकास की गति को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि युवा ऊर्जावान होते हैं और हर काम करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद देखें उदारीकरण, फिर से बात आ गई उदारीकरण की। उदारीकरण के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, और जब हमने वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने आपको उदारीकरण के बारे में समझाया था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण जो है 1991 की आर्थिक विकास की नीति के तहत जो है उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण यानी कि वैश्वीकरण को अपनाया गया था। तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण में सारे व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है ताकि व्यापार उदार बने। एक देश से दूसरे देश के बीच यानी दो देशों या कई सारे देशों के बीच व्यापार करना आसान हो। तो यहाँ पे बात हो रही है उदारीकरण के कारण विश्व के सेवा क्षेत्र में जो विकास की गति आई है उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त होने के अवसर आने लगे हैं। बिल्कुल। उसके बाद देखें कि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभर कर आया है। यानी कि उदारीकरण ने जहां व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त किया तो एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होने लगे, लोग अपनी सर्विसेज देने लगे, लोग दूसरे देश में जाके सर्विस करने लगे, दूसरे देश के लोग यहाँ आके मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सेवाएं देने लगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि विश्व के सेवा क्षेत्र में विकास की गति आई है और भारत के लोग भी इसी उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वैश्वीकरण के चलते दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को अपने देश में भी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें कि जिसके कारण ना केवल एक देश की वस्तुएं दुनिया के सभी बाजारों में सर्वसुलभ हो गई हैं, बल्कि उस वस्तु का उत्पादन क्षेत्र भी अलग अलग हो गया है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? यानी कि हर एक देश की हर एक वस्तु हर देश में उपलब्ध है। ऐसा अब नहीं रहा कि वो वस्तु सिर्फ उसी देश में मिलती हो, अन्यत्र यानी कि अन्य किसी जगह पर उपलब्ध ना हो। अब हर देश की वस्तु हर जगह उपलब्ध हो गई है, सर्वसुलभ हो गई, यानी कि हर जगह मिलने लगी है, हर देश के बाजार में उपलब्ध है। और उस वस्तु का उत्पादन भी, उस वस्तु के उत्पादन क्षेत्र भी अब अलग अलग हो गए, यानी कि हर देश में उस वस्तु का प्रोडक्शन किया जाने लगा है। उसके बाद देखें और देश में उत्पादन संस्थान भी बने हैं जहां सस्ते मूल्य पर श्रम उपलब्ध है। बिल्कुल। अब जब देश में ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, मतलब ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन सिर्फ दूसरे देश में होता था लेकिन अब हर देश में होने लगा, तो वस्तु के उत्पादन के लिए जो है संस्थान की आवश्यकता भी होगी। अब संस्थान जब लग जाएंगे, संस्थान बन जाएंगे, कारखाने बन जाएंगे, उद्योग स्थापित हो जाएंगे, तो उसमें श्रम शक्ति तो लगेगी ही। तो सस्ते मूल्य पर श्रम भी उपलब्ध है, श्रमिक भी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हैं। उसके बाद देखें अब सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। बिल्कुल। जहां पे दूसरे देश के व्यक्ति देखेंगे कि यहाँ पे सस्ता श्रम उपलब्ध है, हमें ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो वहाँ सेवा क्षेत्र का विस्तार तो होगा ही, क्योंकि वो व्यक्ति जो देख रहा है कि इस देश में या किसी देश में श्रम सस्ते दाम पर उपलब्ध है, तो वो यहाँ आके अपनी कंपनी स्थापित करेगा, यहाँ आके अपना व्यापार या यहाँ आके अपना उद्योग धंधा स्थापित करेगा। तो क्या होगा? सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है। वहीं अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएं भी उपलब्ध होने लगी हैं। अब जब सस्ता श्रम होगा तो वस्तुओं की लागत कम हो रही है, बनने में लागत कम लग रही है, तो लोग जब बाजारों में चीजें खरीदने जाएंगे तो उन्हें भी वस्तु सस्ती कीमत पे उपलब्ध होगी। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि भारत आज तेजी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया यानी कि
वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, जिसे बीपीओ कहा जाता है। बीपीओ के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो बीपीओ क्या कहलाता है? बीपीओ कहलाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया था। तो बीपीओ जैसी सेवाओं का विस्तार हो रहा है। उसके बाद अथवा कॉल सेंटर, इन्हें बीपीओ कॉल सेंटर कहा जाता है। कॉल सेंटर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहां से दूसरी कंपनियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। यानी कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जैसे कि अमेजॉन कंपनी है। अमेजॉन कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट मान लो कि अच्छा नहीं निकलता है, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप क्या करते हैं? आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, आप उस पर कॉल करते हैं, और जो है अगर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई कंप्लेन करनी हो, तो आप उनसे बात करते हैं। तो इसके जरिए आप डायरेक्ट अमेजॉन से बात नहीं कर रहे हैं, आपका कॉल जाता है कॉल सेंटर में, एक बीपीओ में, जिसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो वो जो है अमेजॉन के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेन होगी, वो उसका आपका समाधान देखेंगे, आपको समाधान भी देंगे। तो बीपीओ के जरिए जो है आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि अमेजॉन अलग है और वो बीपीओ अलग है। लेकिन अमेजॉन ने उस बीपीओ से, उस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से, या फिर उस कॉल सेंटर से टाई अप किया कि आप हमारी ये वाली सेवा जो है आप पूरी करेंगे, आप हमारा ये वाला काम करेंगे, आप हमें ये सर्विस देंगे। तो अब आपको बीपीओ या कॉल सेंटर की भूमिका समझ में आ गई होगी। अभिलेखांकन यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक शब्दांकन यानी कि बुक ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण एवं शोध कार्य, अनेक सेवाएं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियां प्रायः भारत की छोटी छोटी कंपनियों या संस्थाओं से प्राप्त कर रही हैं। यानी कि जो यहाँ पे सारी सेवाएं दी गई हैं, छोटी छोटी सेवाएं जो यहाँ पे दी गई हैं बीपीओ की, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर कहा जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग की, अकाउंटिंग की, बैंकिंग की, रेलवे पूछताछ की, जितनी भी छोटी छोटी सेवाएं हैं, वो बड़े बड़े विकसित देश भारत से ही सेवा प्राप्त कर रहे हैं, और भारत उनको अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आपने इन कुछ पॉइंट्स के जरिए ये जाना होगा कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका किस तरीके से निभाता है। चलिए आगे बढ़े। सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं की अब हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश एवं राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाएं होना नितांत आवश्यक है। यानी कि बुनियादी सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। ये सुविधाएं विकास धारा के रीढ़ की हड्डी के समान है। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत संरचना जो है, इसके बिना जो है देश एवं राज्य का विकास होना संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो बुनियादी सुविधाएं। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इस फ्लो चार्ट के जरिए अपन जानते हैं कि बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक आधारभूत संरचना में क्या क्या चीजें आएंगी? अब इकोनॉमिक की बात हो रही है, आर्थिक की बात हो रही है, आर्थिक क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? वित्त आ जाएगा यानी कि फाइनेंस आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी यानी कि एनर्जी आ जाएगी, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद संचार यानी कि कम्युनिकेशन आ जाएगा। इसके बाद हम देखें गैर आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? शिक्षा यानी कि एजुकेशन आ रही है, सिविल सर्विसेज आ रही हैं यानी कि नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ,
तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सेवा क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो दिया है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने देखा वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार जो कि आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें शिक्षा, नागरिक सेवाएं और स्वास्थ्य को देखा। अब चलिए जानते हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में। इसमें हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, जैसे कि वित्त, बैंकिंग, ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी थी। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से देखी थी। सबसे पहली बात करें तो वित्त यानी कि फाइनेंस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? बैंकिंग क्षेत्र आ रहा है, बीमा क्षेत्र आ रहा है, या दूसरे सरकारी फाइनेंशियल क्षेत्र हो जो, वित्तीय क्षेत्र हो जो। उसके बाद ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या क्या होती है, मतलब एनर्जी किस किस चीज से मिलती है, ऊर्जा का उत्पादन किन संसाधनों से होता है? कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और अन्य भी कई ऊर्जा के संसाधन हैं, यानी कि एनर्जी के कई और भी सोर्सेस हैं। बात करें ट्रांसपोर्ट की, यातायात की, जो कि आर्थिक आधारभूत संरचना का ही एक हिस्सा है, जिसमें आ जाएंगी अपनी रेलवे, सड़कें, वायुयान, जलयान इत्यादि। उसके बाद बात करें संचार की, बात करें कम्युनिकेशन की बात करें तो संचार के साधन क्या क्या होते हैं? डाक हो गई, तार हो गई, टेलीफोन, टेली संचार, मीडिया और दूसरी अन्य चीजें। तो ये सारी चीजें किसका माध्यम हो गई? संचार या कम्युनिकेशन का माध्यम हो गई, जो कि आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में बात करेंगे, यानी कि गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंततः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है, जो कि इस प्रकार है। गैर आर्थिक संरचना से क्षमता और उत्पादकता में किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की जाती है और उन चीजों के माध्यम से गैर आर्थिक संरचना से कैसे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि एजुकेशन, आपको एजुकेशन दी जा रही है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है आपसे, आप बस अपने पेपर दोगे, पास होगे, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करोगे, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करोगी। शिक्षा की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो शिक्षा में अभी तो आपकी जो है सिर्फ लागत ही लग रही है, आपका श्रम लग रहा है, आपका पैसा लग रहा है, अभी आउटपुट आना चालू नहीं हुआ है, अभी मतलब कि धन आना चालू नहीं हुआ है, पैसा आना चालू नहीं है, यानी कि आर्थिक विकास अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके होगा। कैसे? तो शिक्षा जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यानी कि आपकी स्कूल की शिक्षा, स्कूल में भी प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल की बात हो गई, आपकी हायर स्कूल की बात हो गई, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो गई, या कोई आप टेक्निकल एजुकेशन आगे जाके लेते हैं। तो फिर क्या हो रहा है? अभी तो आपका पैसा लग रहा है शिक्षा में, अभी तो लागत लग रही है, मेहनत लग रही है, पैसा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, अभी आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन एक समय के बाद इससे भी आउटपुट मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से शिक्षा जो है आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए स्वास्थ्य, हेल्थ, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, ये सब जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें नागरिक सेवाएं या सिविल सर्विसेज, यानी कि सामाजिक चेतना, सफाई एवं अन्य, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? गैर आर्थिक संरचना के स्रोत हैं जो कि मनुष्य की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करती हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि कर रही हैं और
अभी भले ही उससे आपको कुछ प्रोडक्टिविटी ना मिल रही हो, लेकिन बाद में जो है ये चीजें आर्थिक विकास में भी सहायता प्रदान करती हैं। तो फटाफट से इतना सब कुछ आप नोट कर लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इतना सब नोट आपने कर लिया होगा। अब हम देखें कि जो हम पढ़ रहे थे कि आधारभूत संरचना का एक तरीके से अपन योगदान पढ़ रहे थे, तो इसी सीरीज में अपन आगे देखें कि भारत में वैसे तो जो भी आधारभूत संरचना है यानी कि बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको प्रदान करने का, उनकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी और उन सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी वैसे तो सरकार की ही है और सरकार की ही थी। लेकिन क्या हुआ 1991 के बाद जब आर्थिक सुधारों का दौर आया, आर्थिक विकास की नीति अपनाई गई आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण को अपनाया गया। तब उसी निजीकरण, जो कि दूसरी नीति थी निजीकरण की, तो निजीकरण में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि सरकारी क्षेत्र जो होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं, उनका दायित्व निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया जाता है, या तो पूरी तरीके से या तो आंशिक तरीके से। तो ये बात हो गई। तो पहले तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व 100% जो है सरकार का ही था, किंतु सरकारी निवेश इस क्षेत्र में काफी कम था, यानी कि सरकार इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से जो है निजीकरण की नीति के तहत 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र में भी स्वयं एवं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास में एक अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। यानी कि निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार के साथ, या तो वो पूरा काम खुद करता है या फिर सरकार के साथ भागीदारी। जब निजीकरण की मैंने अभी बात करी थी 1 मिनट पहले, तभी आपको बोला था कि निजीकरण के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र का पूर्णतः या आंशिक, यानी कि पूरी तरीके से अगर कर रहा है तो निजी क्षेत्र सिर्फ स्वयं कर रहा है, और आंशिक कर रहा है तो सरकार के साथ उसकी संयुक्त भागीदारी भी है। तो इस तरीके से जो है निजी क्षेत्र की भूमिका आधारभूत संरचनाओं के विकास में इस तरीके से हमें देखने को मिलती है कि आधारभूत संरचनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका किस तरीके से है। तो इस तरीके से जो है आपको आधारभूत संरचनाओं के बारे में पता चल गया होगा, और आधारभूत संरचनाएं जो हैं वो किस तरीके से विकास में सहायक हैं, इस बात को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आगे देखें, सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका को जाने कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे आप देखें, आर्थिक विकास के लिए मानव विकास एवं मानव पूंजी निर्माण नितांत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगर आर्थिक विकास चाहिए तो मानव विकास और मानव पूंजी विकास। मानव पूंजी यानी कि मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव पूंजी क्या है, एक व्यक्ति अगर शिक्षित है तो वो उसकी पूंजी है, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो वो उसकी पूंजी है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आर्थिक विकास के लिए जो है मानव विकास और मानव पूंजी का निर्माण भी बहुत आवश्यक है। अब देखें कि मानव पूंजी भौतिक पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, यहाँ पे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा एक क्या है, शिक्षा एक मानव पूंजी ही है। शिक्षा क्या है, मानव पूंजी ही है। तो मानव पूंजी जो है भौतिक पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भौतिक पूंजी का क्या मतलब है, अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो भौतिक मानव पूंजी की बात हो रही थी, अब भौतिक पूंजी कहाँ से आ गई। तो भौतिक पूंजी क्या होती है, आपके आसपास की चीजें कि मान लो आपके पास जमीन जायदाद, घर, खेती सब कुछ है, हीरे जेवर जो भी है सब कुछ है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें भौतिक चीजें हैं। लेकिन क्या ये चीजें हमेशा चल सकती हैं, क्या ये चीजें हमेशा चल सकती हैं? लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास शिक्षा है तो वो उतना उम्र बनी रह सकती है, आपके पास शिक्षा हमेशा रहती है। इतनी बात समझ में आई। तो मानव पूंजी भौतिक पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मानव पूंजी हमेशा बनी रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि भौतिक पूंजी हमेशा बनी रहे। उसके बाद देखें हम श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण,
प्रशिक्षण, स्वास्थ्य इत्यादि बढ़ाकर देश की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है? मानव पूंजी ही है। श्रमिकों की कुशलता बढ़ाओ, शिक्षा के माध्यम से बढ़ाओ, शिक्षण बढ़ाओ, उनको शिक्षित करो, उनको ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दो। ये सब चीजें बढ़ाकर देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद देखें कि मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? पहला, भोजन। भोजन कैसे? आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपके दिमाग को अच्छा रखेगा। वस्त्र, आवास, अच्छा घर दो उनको रहने के लिए। शिक्षा, सभी लोगों को शिक्षित करो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। स्वास्थ्य, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराओ। तो ये सब क्या करेंगे? मानव पूंजी का निर्माण करेंगे और मानव पूंजी के विकास में सहायक होंगे। अगर मानव पूंजी बेहतर है, अगर आपके देश की, हमारे देश की, आपकी और हमारी मानव पूंजी बहुत अच्छी है, तो आप जो है रोजगार के जरिए देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में, आर्थिक विकास में अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखें कि शिक्षा उन सभी प्रकार के पेशेवर तथा कुशल व्यक्तियों का स्टॉक अथवा भंडार है जो उत्पादन क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। शिक्षा एक कभी खत्म ना होने वाला भंडार है। शिक्षा एक कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म ना होने वाली चीज है, जिसके जरिए व्यक्ति जो है सफलता के नए आयामों को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है और शिक्षा के जरिए ही पेशेवर तथा कुशल व्यक्तियों का जो है विकास हो पाता है। और हर एक व्यक्ति की ये एक अमूल्य पूंजी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जिसका मूल्य अमूल्य है, जिससे ज्यादा किसी और चीज का मूल्य नहीं है। और शिक्षा के जरिए ही लोग जो है प्रोडक्टिविटी जो है अपनी बढ़ा सकते हैं, उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं और उत्पादन क्रियाओं से जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद आप देखें, शिक्षा निर्माण कौशल तथा सुविज्ञता प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा लोगों में कौशल निर्माण करती है, ठीक है, अच्छा ज्ञान बढ़ाती है, विद्वान बनाती है। एक्सपीरियंस जो है शिक्षा के जरिए नए नए मिलते हैं। शिक्षा के जरिए आप कहीं काम करने गए, वहाँ का एक्सपीरियंस मिला, आगे जाके आप काम करने गए, आपके अनुभव और बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से शिक्षा जो है इतनी सारी चीज़ों के निर्माण की वृद्धि करने में सहायक है। उसके बाद देखें कि अच्छी शिक्षा, जैसे कि वैज्ञानिक, अगर कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुशल प्रशासक यानी कि कोई अच्छा अधिकारी है, समाज सेवी, ठीक है। उसके बाद देखें मनोवैज्ञानिक, शिक्षक एवं शिक्षाविद इत्यादि मानव पूंजी का उत्पादन करते हैं। अच्छी शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा क्या क्या बना रही है? अच्छी शिक्षा आपके देश को वैज्ञानिक उपलब्ध करा रही है, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध करा रही है, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रशासक, अच्छे अधिकारी, अच्छे सोशल सर्वेंट, अच्छे समाज सेवी, अच्छे मनोवैज्ञानिक। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें एक मानव पूंजी ही तो है। तो ये सारी चीजें किसके जरिए संभव हो पा रही हैं? ये सारी चीजें मानव पूंजी का निर्माण जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पर ही हो पा रहा है। उसके बाद देखें कि कुशल मानव पूंजी रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को जन्म देती है, बिल्कुल देती है। अगर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, आप डॉक्टर बन के उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपको रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और आगे जाके आप सफल होके दूसरों को भी आप रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं। किसके जरिए? आप अपनी मानव पूंजी के जरिए, आप अपनी शिक्षा के जरिए। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखें। तो भारतवर्ष को आज इस क्षेत्र में, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सूचना तकनीकी में विश्व का अव्वल देशों में गिनती की जा रही है। किसके माध्यम से? शिक्षा के ही माध्यम से, मानव पूंजी के ही माध्यम से। यहाँ के इंजीनियर कुशाग्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के साबित हो रहे हैं।
फलस्वरूप अपने देश के भीतर विदेशी पूंजी का आना भी हो गया है। अगर हमारे देश में विदेशी पूंजी आ रही है, अगर मान लो हमारे देश में डॉलर में पैसा आ रहा है तो डॉलर की कीमत रुपया से ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में पूंजी में भी वृद्धि हो रही है। फलतः हमारे देश में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो हैं काफी मात्रा में बढ़े हैं। किसके माध्यम से बढ़े हैं? शिक्षा के माध्यम से बढ़े हैं, मानव पूंजी के माध्यम से बढ़े हैं। आगे देखें, अब हम देखें कि आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आजकल की जो मंदी चल रही है, मंदी का दौर चल रहा है, उसका सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये पूरा चैप्टर रोजगार और सेवा क्षेत्र पर ही निर्भर है, रोजगार और सेवा क्षेत्र पर ही डिपेंड करता है। तो अब आधुनिक दौर में जो मंदी का दौर चल रहा है उसका सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले मंदी क्या होती है? मंदी की स्थिति क्या होती है? जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जाएं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जाएं और लोगों के पास इतना पैसा ही ना हो कि वो जो वस्तु पहले सस्ती उपलब्ध थी वो उन वस्तुओं को महंगे दाम देकर खरीदें। तो ये क्या स्थिति होती है? ये स्थिति होती है मंदी की स्थिति, क्योंकि वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है, अब उनकी वस्तुएं बिक नहीं रही, तो व्यापारी भी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ कस्टमर भी जो है उन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वस्तु महंगी है। मंदी का दौर एक तरीके से महंगाई के दौर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़े। तो आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है आधुनिक मंदी का। सबसे पहले विश्व की बात करें, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल की बात करें कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें कि वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। कैसे हुआ है? उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी है, बिल्कुल मांग बढ़ी क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही, परंतु उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब जब कोई चीज महंगी हो जाएगी, भाई चीज की जरूरत तो है ही, चीज की जरूरत तो उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को है ही, आप और हमें उस चीज की जरूरत है, लेकिन वो चीज महंगे दामों पे बिकेगी। अब महंगे दामों पे बिकेगी तो आप उसे खरीद नहीं पाएंगे और उत्पादक जो होगा उस वस्तु का उसे महंगे दाम पे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, पर उसका प्रोडक्शन जो है उतना ही लग रहा, ज्यादा कीमत उसे भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन बाजार में जब वो अपनी वस्तु बेचने जाता है तो उपभोक्ता महंगे दामों पे खरीदने के लिए राजी ही नहीं है। तो उपभोक्ताओं की मांग बढ़ रही है लेकिन उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है क्योंकि महंगाई है। उसके बाद इन उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हो रही है, यानी कि जितनी इस वस्तु को बनाने में लागत लगी, जितना पैसा लगा, उससे भी कम जो है, उससे भी कम मात्रा में उनकी आय हो पा रही है। क्यों? क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। अब उनने उस चीज का उत्पादन कर लिया, अब महंगाई बढ़ गई मार्केट में, महंगाई बढ़ने से लोग उन वस्तु को नहीं खरीद रहे, लेकिन वो वस्तुओं की लोगों को आवश्यकता है, साथ ही साथ जिसने उत्पादन किया है तो उसकी वस्तु भी खराब होगी, तो उसकी जो लागत भी है वो भी चली जाएगी। तो अब उसको मजबूरी में आके जितने पैसे में वो चीज बिक रही है वो तो उसे बेचनी ही पड़ेगी मंदी के प्रभाव में आके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात पे चलें। विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों को छटनी कर रोजगार से मुक्त कर दिया गया है, यानी कि जो भी टेक्निकल साइंटिस्ट हैं, तकनीकी लोग हैं, तकनीकी वैज्ञानिक हैं, वो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में काम कर रहे हैं, विकसित राष्ट्रों में काम कर रहे हैं। तो अब मंदी का दौर आया मंदी का दौर आया तो महंगाई के चलते उतनी सैलरी उनको नहीं दे पा रही है वो कंपनी, तो वो क्या करेंगे? जब उतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो ये काम करेंगे कि वैज्ञानिकों की छटनी कर देंगे और रोजगार से फ्री कर देंगे, यानी कि सीधी सी बात है, नौकरी से उनको निकाल दिया जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर भी पड़ा है जो दूसरे देशों में या दूसरे राष्ट्र में रोजगार में लगे हुए थे, उनको अब रोजगार से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उतनी सैलरी पे वो उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, उनकी उतनी आय ही नहीं हो पा रही उस कंपनी की। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई। अब बढ़े, उत्पादकों को उत्पादन क्रिया शिथिल करना पड़ गई है। कैसे शिथिल करना पड़ गई है? क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन वो करें, ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा तो लगेगा, लेकिन क्या ज्यादा पैसे पे यानी ज्यादा कीमत पे लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जहां वो उत्पादन, जहां वो प्रोडक्शन बल्क में करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे, वो अब बहुत कम मात्रा में करने लगे हैं। कम मात्रा में करने से उन्हें उतना प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, उतनी लागत नहीं लगानी पड़ेगी, जितना माल बिक पाएगा उतना ही बिकेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ पे उत्पादन क्रिया शिथिल होने से क्या मतलब है कि उत्पादन एक अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रहा जितने अच्छे लेवल पे पहले होता था, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया जो है धीमी पड़ गई। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। पांचवी बात देखें हम कि अत्यधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या करने जैसी घटनाएं भी होने लगी हैं। जब एक उत्पादन करने वाला, जब एक कमाने वाला ज्यादा घाटा सह ले, ठीक है, और जो है उसकी जो लागत भी ना निकल पाए, तो उसको क्या हो रहा है? उसको एक तरीके से घाटा ही हो रहा है। अब ज्यादा घाटा सह ले वो कि वो जहां से मान लो उसने पैसे उधार लिए हो वो भी ना चुका पाए, तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा। और मानसिक रूप से जब कोई व्यक्ति परेशान होगा, उसको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तो वो इस तरीके का गलत रास्ता अपना लेगा। ठीक है, अब देखें, कई वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका में अपनी सेवा बंद कर देनी पड़ी। बिल्कुल, इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रभाव विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल पड़ा, क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने नौकरियां तो बहुत बनाई कि दूसरे देशों के लोग यहाँ आके काम करें, लेकिन जब महंगाई का दौर आया, मंदी का दौर आया, तब वो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही, उनको उतना वेतन नहीं दे पा रही, क्योंकि उनका उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा और उनके पास भी उतनी कमाई नहीं हो पा रही। तो उन्होंने क्या किया कि वित्तीय संस्थाएं, कई वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका में भी अपनी सेवा बंद करनी पड़ी कि जब आप उतना पे ही नहीं कर पाएंगे, आप उतना चुका ही नहीं पाएंगे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको कैसे अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि आधुनिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। खास तौर से यहाँ पे आपने देखा कि विकसित राष्ट्र जो है, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, तो इस आधुनिक मंदी का जो है सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि सबसे ज्यादा उल्टा प्रभाव किस पर पड़ा? विकसित देशों पर पड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। किसका? भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आधुनिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखें, भारत पर इसका असर कम पड़ा। क्यों कम पड़ा? यानी कि यहां पे कुछ सकारात्मक बातें हम करने वाले हैं भारत के बारे में। भारत पर इसका असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में अभी है। भारत का पूंजी बाजार जो है काफी मजबूत अवस्था में है। यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं आज भी बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद बात करें कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है, यानी कि भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, आईटी सेक्टर है जो भारत का, वो काफी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का स्थान अव्वल है। बिल्कुल है। कई विदेशों में भी हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी पे, अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। हमारी आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी, यानी कि यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कमजोर होने के बाद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा। उसके बाद देखें कि भारत का बेंगलोर शहर का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है आईटी का हब कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है, जहाँ की सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो भारत के बेंगलुरु जैसे शहर सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, आगे देखें भारत पर इसके प्रभाव को। ठीक है, तो अब भारत के बाद हम अपने बिहार पर इसके प्रभाव को देखते हैं कि आर्थिक मंदी का जो है
आधुनिक आर्थिक मंदी का जो है बिहार राज्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा, तो जानते हैं इसके बारे में। इस मंदी का प्रभाव बिहार राज्य पर भी कुछ पड़ा है। किस तरीके से पड़ा है, तो बिहार राज्य के यानी हमारे राज्य के जो इंजीनियर मंदी पड़े राष्ट्र में रोजगार में थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो जब निकाल दिया गया तो वो नए सिरे से इन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। दूसरे देशों में जब मंदी आई तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को जो है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब उन्हें समस्या आ गई नए तरीके से नौकरी खोजने की। उसके बाद देखें उन राष्ट्रों से जो आय हमारे राज्य में आती थी, यानी जिस देश में हमारे युवा काम करते थे, जो इंजीनियर काम करते थे, तो उन देशों से जो इनकम हमारे राज्य में आती थी उसकी मात्रा भी घट गई, बिल्कुल घट गई, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से निकाल दिया गया। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश भागों पर पड़ा, बिल्कुल पड़ा। प्रतिकूल प्रभाव यानी कि उल्टा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव। इसके बाद देखें कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नकारात्मक नहीं हुआ, क्योंकि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र पर ही डिपेंड नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है, और भारत की तकरीबन 67% जनसंख्या जो है 67% जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव ज्यादा नकारात्मक नहीं हुआ है विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा। आगे बात करें तो मंदी के वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता होने लगी है कि बिहार राज्य में कृषि और कृषि जनित उद्योगों को अत्यधिक मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की जनसंख्या 67% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसीलिए मंदी के इस दौर में, वर्तमान दौर में भी इस चीज की आवश्यकता होने लगी है कि दूसरे क्षेत्रों में अगर रोजगार नहीं है तो हम कृषि को ही अपना फिर से रोजगार का साधन बनाएं और कृषि जनित उद्योगों को ज़्यादा मजबूत बनाएं, यानी कि ऐसे उद्योगों को लगाएं जो कृषि आधारित उद्योग हों, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी और कृषि द्वारा निर्मित पदार्थों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, एक बार इसको भी देख लें कि इस मंदी का क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती, ये पॉइंट अपन ने पहले ही पढ़ा था, भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती। दूसरी बात, मानवीय श्रम की उच्च दक्षता। ठीक है, मानवीय श्रम की उच्च दक्षता यानी कि हमारे यहाँ मानवीय श्रम जो है बहुत ज़्यादा दक्ष है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कुशल हैं, श्रम शक्ति यहाँ की मजबूत है। एक विशाल श्रम शक्ति के कारण यह आशा व्यक्त की जाने लगी है कि 21वीं शताब्दी में भारत विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि जब हम आधुनिक मंदी का सामना भी आसानी से कर पा रहे हैं, जो कि विकसित राष्ट्र नहीं कर पा रहे। विकसित राष्ट्र तो उल्टा लोगों का रोजगार जो है खत्म कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा देश जो है, हमारे देश के जो राज्य हैं तो हमारा देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश है। यहाँ की 67% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो हम फिर से इस आधुनिक मंदी के दौर में भी, जहाँ दूसरे राष्ट्र मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमारी जो सबसे मजबूत चीज है, हमारे पास हमारी जो सबसे बड़ी धरोहर है कृषि। कृषि को बढ़ावा दें और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को वापस उसी तरीके से चलाएं। तो वो दिन दूर नहीं जब
भारत जो है विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने क्या जाना, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के माध्यम से रोजगार और सेवाओं के माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र जो है रोजगार में सहायक होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर जो है अपन ने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से उसको देख लें, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखें। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से आप जो है सारा का सारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी अपन ने यूज़ करी थी, जैसे कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भी कई शब्दावली प्रयोग की थी, तो उनको समझने के लिए एक पूरा चैप्टर है अपना वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स में अपन काफ़ी सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन चैप्टर्स को भी एक बार आप देख लें। तो कनेक्टिविटी के जरिए एक चीज़ समझ के आपको दूसरी चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये सारे चैप्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, इन सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे। साथ ही साथ आप इन चैप्टर्स के नोट्स भी चाहते हैं और ई बुक्स भी अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे लिंक दी गई है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सारे टॉप कोर्सेज। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।